हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नेट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 पर आगे चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग है ना। तो आज हम लोग डीएनए पैकेजिंग पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 12 में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफी कुछ समझ चुके थे। हम लोगों ने पूरा परिचय समझ लिया था। हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा को भी समझ लिया था। पिछले वीडियो में सेंट्रल डोग्मा पर हम लोगों ने चर्चा की थी, है ना। अब सेंट्रल डोग्मा को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अच्छा, सेंट्रल डोग्मा का संबंध किस साइंटिस्ट से है? एक क्वेश्चन आपको कुछ बिंदु बताने हैं कि सेंट्रल डोग्मा का संबंध किस साइंटिस्ट से है। तो सेंट्रल डोग्मा का संबंध क्रिक से है। याद रखना, किससे है? क्रिक से है। क्रिक, है ना। एक बात आपको और याद रखनी है कि जब सेंट्रल डोग्मा को हम पढ़ रहे थे, यानी सेंट्रल डोग्मा में हमें आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह क्रम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सेंट्रल डोग्मा में हमें आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह क्रम के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल डोग्मा में प्रतिकृतियन होता है। होता कि नहीं होता है? सेंट्रल डोग्मा में प्रतिकृतियन होता है, अनुलेखन होता है, रूपांतर होता है। क्या होता है? प्रतिकृतियन होता है ना। अनुलेखन होता है और रूपांतर होता है ना। एनसीईआरटी में वर्ड है आपके। ठीक है, प्रतिकृतियन, अनुलेखन और रूपांतर। याद रखना, ये टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको तीनों के तीनों याद बिल्कुल रखना है अच्छे से। ठीक है, तीनों आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि प्रतिकृतियन क्या है, अनुलेखन क्या है और रूपांतर क्या है। तो प्रतिकृतियन, अनुलेखन और रूपांतर, इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। अब ये प्रतिकृतियन, अनुलेखन और रूपांतर, इन चीजों को हम समझ लेते हैं। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इनको एक बार रिकॉल कर देता हूं। वैसे यदि आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो तो सबसे जरूरी है कि आप पूरा सिलेबस आपको उपलब्ध हो रहा है, आप पूरा पीछे से क्रम से पढ़ते हुए चैप्टर को आइए, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं आनुवंशिक सूचनाओं का प्रभाव होता कैसे है। समझो, आनुवंशिक सूचनाएं जो जाती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं होती कहाँ है? डीएनए में। कहाँ होती हैं? डीएनए में। अब डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से सूचना कॉपी की जाती है एमआरएनए पर। किस पर कॉपी की जाती है? एमआरएनए पर। एमआरएनए राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन बनाने की सूचना देता है, प्रोटीन का निर्माण होता है ना। तो कहने का मतलब है कि डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन डीएनए से बना आपका एमआरएनए और एमआरएनए से राइबोसोम के थ्रू बनता है प्रोटीन। तो सूचना का जो स्थानांतरण है इस क्रम में होता है। तो अब बात आती है कि इस क्रम को हम कैसे समझेंगे, इनका इससे क्या संबंध है। देखो, डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से जब एमआरएनए का निर्माण होगा तब इस परिघटना को हम कहते हैं अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन। चलो लिख देता हूं यहां पर, अनुलेखन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है इसको बोलते हैं रूपांतरण। क्या बोलते हैं? रूपांतरण। अब कहोगे सर ये प्रतिकृतियन तो बताया नहीं, प्रतिकृतियन क्या है? ये प्रतिकृतियन क्या होता है? डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया। यानी जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तब इस प्रक्रिया को प्रतिकृतियन कहते हैं, है ना। कहते कि नहीं कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृतियन कहलाता है।
डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना रूपांतरण कहलाता है। अच्छा, इंग्लिश में वो क्या कहते हैं? प्रतिकृतियों को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। प्रतिकृतियों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है। और अनुलेखन, अब बात आती है अनुलेखन। अनुलेखन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण, और इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो आपको पता हो गया रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। इन टर्मों को हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, कहां और कब किस टर्म का प्रयोग करना है, किस शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है। बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम डीएनए से डीएनए के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं, और इस पूरे के पूरे व्यवस्था क्रम को यदि एक साथ समझा जाए तो उसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और सेंट्रल डोग्मा को बताने वाले साइंटिस्ट क्रिक थे। आदि बातों को हमने समझ लिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकिंग। अब बात आती है कि डीएनए पैकिंग है क्या, तो इसको रटना नहीं है। देखो, बायोलॉजी को समझते हुए चलना है। यदि आप बायोलॉजी को रट रहे हो, यदि आप बायोलॉजी को रट रहे हो, तो इसके मतलब आप लोगों को बायोलॉजी पढ़नी नहीं आती और हमको पढ़ानी नहीं आती, है ना? यही तो मतलब होगा। देखो, हर एक बिंदु के नीचे या हर एक कहानी के पीछे उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। बिल्कुल बात ठीक है। आप चाहे किसी भी प्रकार के साहित्य को पढ़िए, किसी भी प्रकार के इतिहास को पढ़िए, या अन्य किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसके अंत में आपको कोई ना कोई सार मिलता है। ठीक इसी प्रकार उस कहानी का जो शीर्षक होता है वो शीर्षक बहुत कुछ बता देता है। लेकिन हम लोग गलती एक चीज करते हैं कि जो चैप्टर का नामाकरण किया गया होता है, जो चैप्टर का शीर्षक होता है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। कैसी गलती होती है? देखो, यहां पर हम लोग इसी से पूछते हैं, ये जो शब्द लिखा है डीएनए पैकिंग, पूछते भाई क्या है ये। मैंने इसी से क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा डीएनए पैकिंग क्या हो तुम, हमको नहीं पता तुम कहां से आ गए। दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगा। डीएनए पैकिंग, अच्छा चलो, ये क्या लिखा है? एक शब्द इसमें डीएनए और दूसरा शब्द है पैकेजिंग। दो शब्द इसमें की नहीं है, डीएनए पैकेजिंग। अब इस चीज को हम समझते हैं। अब इस चीज को हम समझते हैं। डीएनए का मतलब तो हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए हम लोगों का आनुवांशिक पदार्थ है। अच्छा, डीएनए कहां पाया जाता है? पता होना चाहिए आपको। हाँ, ये बात ठीक है, सेल में पाया जाता है। सेल में कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। पता है कि नहीं पता? तो डीएनए। अब पैकिंग का मतलब है, पैकिंग का मतलब है कि इसको पैक करना, व्यवस्थित करना। तो डीएनए को पैक करना है, यानी शीर्षक कहना चाहता है। यानी अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि डीएनए को पैक कैसे करना है, डीएनए को पैक करने की पूरी घटना को समझना है। अब दिमाग में एक प्रश्न आया कि सर ये बताओ डीएनए को पैक क्यों करना है? बिल्कुल बात ठीक है। देखिए, जब तक आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक पढ़ने में मजा नहीं आने वाला है। प्रश्न आता है कि डीएनए को पैक क्यों करना है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो डीएनए, हमारा जो डीएनए है, यूकैरियोटिक का जो डीएनए है उसकी लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर। डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर, है ना? अब जब डीएनए जो हमारे अंदर है, हमारी सेल के अंदर जो डीएनए है वो तो काफी बड़ा है,
2.2 मीटर। अब प्रश्न आया कि सर जब डीएनए इतना बड़ा है, उसकी लंबाई 2.2 मीटर है, तो फिर हमारी सेल तो बहुत छोटी है, उसको यदि सूक्ष्मदर्शी से देखो तभी देख पाते हो, नग्न आंखों से इसको देखना भी असंभव है। तो फिर इतना बड़ा डीएनए जो 2.2 मीटर डीएनए है, वो हमारे केंद्रक के अंदर, केंद्रक की लंबाई क्या है? केंद्रक की है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। ये आपकी केंद्रक की हो गई। तो अब बात आती है, याद रखना ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एग्जाम में माप पूछ लेते हैं। ये जो मापे हैं डीएनए की क्या है, केंद्रक की क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि इतना बड़ा डीएनए एक सेल के अंदर की तो बात ही छोड़ो, सेल के अंदर केंद्रक में व्यवस्थित है, तो ये व्यवस्थित कैसे हुआ जिसकी लंबाई 2.2 मीटर हो और कोशिका के अंदर, एक केंद्रक के अंदर व्यवस्थित हो? तो ये तो एक दिमाग को हिला देने वाले बिंदु आ जाता है। दिमाग को एक तरीके से आपको जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये व्यवस्थित कैसे हुआ। इतने बड़े डीएनए को हम इतने बड़े छोटे से छोटे, यानी एक कोशिका और कोशिका के अंदर केंद्रक, इतने बड़े डीएनए को केंद्रक के अंदर कैसे रखते हैं? समझो, रटना नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ हमको, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, क्या देखा होगा? कभी माताजी के पास जाना, है ना? देखो हर एक कहानी अपने घर से लिया करो, हर एक समझने की कहानी जो तुम्हारे घर में मिल जाएगी, जो तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में मिल जाएगी, वो संभवतः कहीं नहीं मिलेगी। तो माताजी के पास जाना और माताजी से कहना, माताजी, वो बोलेंगे हाँ बताओ क्या बात है। तुम कहना, माताजी एक मेरी टी शर्ट की एक बटन टूट गई है, कृपया इसको लगा दीजिए। माताजी कहेगी ठीक है, परेशान ना हो, परेशान नहीं होना तुमको, तुम्हारी टी शर्ट की बटन मैं लगा दूंगी। आप कहोगे सर आप डीएनए पढ़ा रहे, बटन लगाने लगे। अरे ऐसी बात नहीं है, सुनो, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो आप ध्यान से देखना, माताजी क्या करेंगी, एक बॉक्स लेकर आएंगी, उसमें कई सारे धागे की गुल्लियां होंगी, कई सारे धागे होंगे, उस धागे का कुंडलन होगा एक कागज की रील के ऊपर, उसमें से एक कागज की रील को उठाएंगे, उसमें से एक धागे को निकालेंगे, उस धागे को सुई में पिरोया जाएगा और उसके थ्रू आपकी बटन को आपकी शर्ट में लगा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो इतना बड़ा धागा है, जिस धागे से आपकी बटन लगाई गई थी, क्या वो धागा छोटा था? नहीं, बहुत बड़ा धागा था। अब उस धागे को यदि आप उस धागे को पूरा डिकंडेंस कर दो, उस धागे को पूरा आप डिकंडेंस कर दो। डिकंडेंस का मतलब है कि जैसे एक धागा है, चलो समझ लो, जैसे एक ये माना कि ये कागज की रील है ये, और इसमें पूरा का पूरा धागा कंडेंस है, और इस रील से आप पूरा का पूरा धागा डिकंडेंस करो, यानी पूरा का पूरा धागा निकाल लीजिए बाहर, और उस धागे को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिए। घर में क्या रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, धागा काफी बड़ा होगा। उस धागे की लंबाई के आगे आपके घर की लंबाई चौड़ाई छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, फिर उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए क्या किया गया कि उस धागे को एक कागज की रील में उसको कंडेंस किया गया। क्या किया गया? कंडेंस किया गया, और उसके बाद उस रील को एक बॉक्स में रख दिया गया। तो वही धागा जो जिस धागे को एक घर में रख पाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस धागे को हमने एक छोटी सी डिब्बी में रख लिया है। वही कहानी डीएनए की है। अर्थात जो डीएनए कोशिका के पीछे इतना बड़ा था, उस डीएनए को हम लोगों ने कोशिका के कोशिका के अंदर केंद्रक में रखा हुआ है। अब प्रश्न आता कि सर रील की तो बात समझ में आ गई, धागे की तो कहानी समझ में आ गई कि हमने धागे को लिया, एक कागज की गुल्ली को लिया, उसमें धागे को मैंने कंडेंस कर दिया, और उस जब धागा वो रील में अच्छे से पैक हो गया, उसको हमने डिब्बी में रख दिया। लेकिन डीएनए को हम कैसे पैक करेंगे? डीएनए को हम कैसे रखेंगे? बिल्कुल बात ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, देखो समझते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। पहले की बात समझो, फिर यहां पर मैं नोट डाउन कर दूंगा और उनको आप लोग भी नोट डाउन कर लेना। यूकैरियोटिक कोशिका को क्या करते हैं कि एक हम क्या करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में कि डीएनए लेते हैं। क्या लेते हैं? डीएनए लेते हैं और एक हिस्टोन प्रोटीन लेते हैं। यानी एक क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, है ना। उस प्रोटीन को क्या करते हैं? उस प्रोटीन को हमने मान लिया कागज की रील। क्या मान लिया? कागज की रील, जिसमें धागे को कंडेंस किया करती थी। और डीएनए को मान लिया धागा। क्या मान लिया? धागा। तो जिस प्रकार हमारी माताजी एक कागज की रील में धागे को कंडेंस करके रखती हैं, ठीक उसी प्रकार हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए को कंडेंस करके रखा जाता है। डीएनए को कंडेंस करके रखा जाता है। आप एनसीईआरटी में फिगर देखो, कुछ इस तरह फिगर दिखाई देगा आपको। ये आपकी होगी हिस्टोन प्रोटीन। क्या हो गई? हिस्टोन प्रोटीन। इसको हिस्टोन प्रोटीन कहा गया। अब जो हमारा डीएनए है, डीएनए एक धागे के समान बताया गया। डीएनए एक धागे के समान बताया गया। तो अब क्या होगा? ये हमारा डीएनए आया, ये देखो, है ना। यानी कहने का मतलब समझो, यहां पे ये हमारा हो गया डीएनए। क्या है? डीएनए। और ये हमारी हो गई हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो यहां पर जो डीएनए का थ्रेड है, एक और अतिरिक्त हिस्टोन प्रोटीन होती है, H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है। मैं इसको यहां पर कर देता हूं, है ना, इस प्रकार। डीएनए व्यवस्थित होता है। तो बताओ डीएनए पैक हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी के विषय में तो हमको पूरा पढ़ना है। इसी के विषय में एक इंफॉर्मेशन समझनी है ना। चलो अब हम यहां पर कुछ बिंदु नोट डाउन करते हैं। चलिए, है ना, अब कुछ बिंदु नोट डाउन करते हैं। चलिए, यहां पर कुछ बिंदु नोट डाउन है जो आपकी सीडी एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे। ठीक है, देखिए बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी बुक के एक एक वर्ड को समझते हुए चलना है। मैं उन एक एक शब्द को यहाँ नोट डाउन कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो उनको समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक बिंदु को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस फिगर को याद रखना आपको। ठीक है, इसमें ये आपको जो रेड से दिख रहा है डीएनए है। क्या है? डीएनए। और ये हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक है ना, हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक है। और ये जो आप ये अतिरिक्त जो प्रोटीन दिख रही है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। कौन है? H1 हिस्टोन प्रोटीन है। ये आपको याद रखनी है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। देखो, हिस्टोन एक धनात्मक क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है। देखो बात समझो, यहां पे हमको पता है, हम जानते हैं, समझना अच्छे से, मैं आपको यहां समझा रहा हूं। हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए उसके 5th कार्बन पर फास्फेट समूह होता कि नहीं होता? किस कार्बन पर? 5th कार्बन पर फास्फेट समूह होता है। और इसी के कारण उस पर चार्ज जो होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है। डीएनए पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है। वो ऋणात्मक चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उस पर फास्फेट पाया जाता है। बात समझ आई? तो डीएनए चार्ज कैसा रखता है? डीएनए ऋणात्मक चार्ज रखता है।
ऋणात्मक, ठीक है। अब जो प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, ये चार्ज कैसा रख रही है? प्रोटीन चार्ज रख रही है धनात्मक। कैसा है इसके पास? धनात्मक चार्ज है। तो प्रोटीन के पास धनात्मक चार्ज है और डीएनए के पास ऋणात्मक चार्ज है, तो दोनों आपस में एक दूसरे पे आसानी से व्यवस्थित हो जाएंगे, एक दूसरे के पास ये आसानी से बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किए हुए आसानी से कुंडलित हो जाएंगे, जिससे कि पैकिंग आसान हो जाती है। तो प्रोटीन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, प्रोटीन पर धनात्मक चार्ज होता है और डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज होता है, जिससे कि ये पैकेजिंग में चार्ज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखना। तो पहली बात समझ आ गई कि हिस्टोन प्रोटीन एक धनात्मक क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, यानी जो प्रोटीन है वो कैसा चार्ज रखे हुए है? धनात्मक, और डीएनए का चार्ज कैसा है? ऋणात्मक, इसीलिए तो पैकिंग संभव हो पाई। दूसरा बिंदु क्या है? याद रखना, डीएनए का चार्ज कैसा होता है, प्रोटीन का चार्ज कैसा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझने प्रयास कीजिए, प्रोटीन में धनात्मक चार्ज एमिनो एसिड की बहुलकता कारण पाया जाता है। तो जो प्रोटीन में धनात्मक चार्ज आया है, डीएनए में तो हम लोग समझ चुके थे कि डीएनए में ऋणात्मक चार्ज कैसे आया है? डीएनए में ऋणात्मक चार्ज फास्फेट के कारण आया है। तो प्रोटीन में जो आपका धनात्मक चार्ज है, प्रोटीन में जो धनात्मक चार्ज है वो एमिनो एसिड की बहुलता के कारण आया है। अब कहोगे आप एमिनो एसिड का मतलब क्यों है? क्योंकि इसमें एल्काइन ग्रुप पाया जाता है, जिससे कि इसमें चार्ज धनात्मक हो जाता है। कैसा होता है? धनात्मक, मतलब इसमें एल्काइन ग्रुप पाया जाता है, इसी कारण प्रोटीन का चार्ज जो है वो धनात्मक हो जाता है। किसमें? एमिनो एसिड में। अगला बिंदु, हिस्टोन प्रोटीन में क्षारीय एमिनो अम्ल लाइसिन, आर्जिनिन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये याद रखना, अधिक मात्रा में लाइसिन और आर्जिनिन जो हैं, ये ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो हिस्टोन प्रोटीन में आपको अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तीसरा बिंदु भी हो गया। पहला बिंदु समझ लिया, दूसरा समझ लिया, तीसरा समझ लिया। चौथा देखते हैं, हिस्टोन 8 अणुओं की एक व्यवस्थित इकाई है। याद रखना, हिस्टोन जो है 8 अणुओं की। अब हिस्टोन कौन है? ये रहा हिस्टोन प्रोटीन। इसमें कितने अणु हैं? ये 8 अणुओं से मिलकर इसलिए अष्टक कहा गया है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन अष्टक कहते हैं। अब कहोगे कि सर इसमें 8 कौन होते हैं? पहली बात तो आपको हिस्टोन प्रोटीन पता होनी चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन होती हैं समझो यहाँ पे। हिस्टोन प्रोटीन जो है, देखो क्या है मतलब कहने का, हमारा मतलब है यहाँ पे कहने का हिस्टोन अष्टक कैसे बना, इस चीज को समझो यहाँ पे। देखिए, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कौन होती है? एक तो H1 होती है। कौन होती है? H1 होती है। आप H1 ही देख रहे होगे अच्छे से, ठीक है। ये जो प्रोटीन है आपकी, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। दूसरी आपकी H2A, H2B, H3 और H4। H1, H2A, H2B, H3 और H4। इस प्रकार से आप कहोगे सर यहां पर तो हमको प्रोटीन दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आप तो कह रहे हो 8। बात समझ नहीं आई। देखो समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर एक जो आपकी ये प्रोटीन है H1 प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है? H1 प्रोटीन। इसको हम अष्टक में शामिल नहीं करते। H1 प्रोटीन देखो बाहर होती है, ये दिख रही होगी आपको। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये वाली प्रोटीन देख रहे हो, ये H1 प्रोटीन है और इसको हम लोगों ने अष्टक में शामिल नहीं किया जाता। अब कहोगे अब तो शायद ठीक है, H1 प्रोटीन को आप अष्टक में शामिल नहीं कर रहे हो, तो ये भी अलग हो गई। अब ये बची 4 प्रोटीन,
H2A, H2B, H3 और H4। तो फिर ये अष्टक कैसे हुआ? देखो क्या होता है कि H2A प्रोटीन जो है वो नंबर में कितनी होती है? 2। H2B प्रोटीन है वो नंबर में कितनी होती है? 2। H3 प्रोटीन है वो नंबर में कितनी होती है? 2। H4 प्रोटीन है वो नंबर में कितनी होती है? 2। और H1 प्रोटीन है वो नंबर में होती है आपकी 1। याद रखना। तो H1 प्रोटीन नंबर में 1 है, तो ठीक है, बात खत्म होगी, बाहर होती है। H2A 2, H2B 2, H3 2, H4 2, यानी ये H2A, H2B, H3, H4 इनका नंबर 2 होता है। इनका नंबर कितना होता है? 2। तो आपकी जो H2A हो गई, H2 समझना बड़े ध्यान से, H2A हो गई, ये भी होती है 2। H2B हो गई, ये भी होती है 2, है ना। H3 इनका भी नंबर 2 होता है और H4 इसका भी नंबर 2 होता है। तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है 8, यानी 8 प्रोटीन हो गई। कितनी होगी? 8। आप कहोगे सर इसमें 8 हमको दिखती तो है नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। 8 जो प्रोटीनें हैं ये दिखती तो है नहीं, ये इसलिए नहीं दिखती है, समझना बड़े ध्यान से। जो ये हिस्टोन का अष्टक देख रहे हो आप, इसमें 4 प्रोटीन आप ठीक सामने होती है और 4 प्रोटीन जस्ट उसके पीछे होती है, जिसमें से आपको 4 स्पष्ट दिख सकती है और 4 उसके जस्ट पीछे होने का दिखाई नहीं देती। देखो समझो कैसे, मैं फिगर समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो समझना किस प्रोटीन का कितना नंबर होता है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे ये आपका अष्टक हो गया, है ना, ये अष्टक हो गया, तो यहां पर H2A है ना, H2B, H3, H4। अब जो 4 प्रोटीनें हैं ये तो हमको 4 सामने देख रही हैं कि H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। लेकिन ठीक जस्ट इसके पीछे है H2A, एक आगे दिख रही, एक जस्ट इसके पीछे है, H2B एक जस्ट इसके पीछे है, H3 जस्ट इसके पीछे है, H4 जस्ट इसके पीछे है। तो 2 हो गई आपकी ये, 2 आपकी ये, 2 2, तो टोटल हो गई 8। इनका नंबर कितना होगा? 8। यानी अष्टक बढ़ेगा कि नहीं ना, तो ये अष्टक होता है। तो स्टोन अष्टक जो होता है उसमें प्रोटीन का नंबर 8 होता है। 2 H2A होती है, 2 H2B होती है, 2 H3 होती है और 2 H4 होती है। ये आपको यानी 4 होती है। तो H2A 2, H2B 2, H3 2, H4 2, टोटल 8। ये आपको याद रखना है। अब याद रखना है इसका जो कोड है ये 30 अंश होता है, बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बिंदु हैं, उनको भी नोट डाउन करते हैं, समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हम इन बिंदुओं को समझते हैं। क्या लिखा हुआ? डीएनए कुंडलन, जो हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन का जो अष्टक होता है उस पर डीएनए का कुंडलन जो होता है, आपको याद रखना है, वो होता है 1.75 या फिर 1/3/4, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। होता है हिस्टोन अष्टक के चारों ओर, जो हिस्टोन अष्टक है उसके चारों ओर क्या है? ऋणात्मक डीएनए। अब डीएनए ऋणात्मक क्यों होता है मैं बता चुका हूं, प्रोटीन धनात्मक क्यों होती है बता चुका हूं, ठीक है। एक एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, पाया जाता है। और इसकी जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से जो संरचना बनती है उसे न्यूक्लियोसोम
कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक और डीएनए के व्यवस्थित होने से जो बनी संरचना होती है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आगे देखकर लिखा हुआ है, एक न्यूक्लियोसोम में 204 युग्म का डीएनए पाया जाता है। ये भी याद रखना, 204 युग्म का डीएनए पाया जाता है। अब एक बात और समझ लो, एग्जामिनर आपसे कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, कल मैं यूकैरियोटिक के शेष इंफॉर्मेशन को बताऊंगा, है ना। प्रोकैरियोटिक में डीएनए किस प्रकार व्यवस्थित होता है इसको बताऊंगा। पहले आप इसको सुनिए, एग्जामिनर जो होता है आपसे थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। कैसे? वो पूछ सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन में किस का या किस हिस्टोन प्रोटीन का नंबर आधा होता है, आधा होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब किसका आधा है, चलो पता करते हैं। किस हिस्टोन प्रोटीन का नंबर आधा है, इस बात को हम पता करते हैं। देखो, H1 नंबर में कितना है? 1। H2A नंबर में कितना है? 2। H2B नंबर में कितना है? 2। H3 नंबर में कितना है? 2। और H4 नंबर में कितना है? 2। तो इसका भी 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 1 है। तो आधा किसका है? H1 हिस्टोन प्रोटीन का नंबर आधा है। तो यहां पर राइट आंसर H1 होगा। तो इस तरह से आपको सभी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। शेष आपको अगले लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार डीएनए व्यवस्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है तो क्या डीएनए बिखरा होता है पूरी सेल में, इस तरह की कई इंफॉर्मेशन जो हमारी प्रोकैरियोटिक पर है। और जो यूकैरियोटिक पर शेष आगे की इंफॉर्मेशन है, गुणसूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, आदि आदि बिंदुओं पर चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।